गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो लास्ट यूनिट है जिसको यूनिट 4 के रूप में हम लोग देख रहे हैं, ये दो पार्ट में इसका सिलेबस डिवाइडेड है। इसको हम फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड पार्ट प्योरली क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का है। जैसा कि इसमें टाइटल के रूप में मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स इन एन आइडियल गैस लिखा हुआ है। अभी तक आप पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। अब हम विशेष तौर पर स्पीड और वेलोसिटी के टर्म्स में पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। ये इस पे जो काम किया है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वो मैक्सवेल ने किया है, इसलिए सम्मान के रूप में हम लोग मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जानेंगे। है तो बेसिकली किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके गैस बनी होती है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात स्टैटिस्टिक्स के रूप में हम लोग उसकी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला आएंगे उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात होगी। इसके अलावा आपने, क्योंकि आप बीएससी थर्ड ईयर में आ चुके हैं, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड आप पहले से जानते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसके अलावा डिफरेंट स्पीड्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज की हैं, तो एक मीन निकालने का भी प्रचलन है कि बहुत सारी है, v1 v2 v3, अब इनका मीन निकाल दो। एक होता है स्क्वायर का, रूट मीन स्क्वायर, सारे के स्क्वायर कर दिए, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, v4 स्क्वायर, यानी अप टू vn स्क्वायर। इन सबको ऐड करने के बाद उसका मीन निकाल दिया, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाती है। और चूंकि आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, कि प्रोबेबिलिटी की बात आप करते हैं, तो जो तीसरी जो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसकी भी बात होगी। इन तीनों के फॉर्मूले हैं मैथमेटिकल जो हमारे सामने आएंगे, और खासकर इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी, ऑब्जेक्टिव है आपका सिलेबस, तो इसको आप बहुत ही स्पेशल रूप से पढ़ें। इन पे आपकी प्रॉब्लम्स 100% आनी है। एक तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बहुत सारी जो है हर चीज़ के फॉर्मुलेशन है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, उसको मैं रिपीट करके टाइम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो इन पे न्यूमेरिकल वैल्यूज, इनकी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, पहले तो जानना है, पढ़ना है, और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की आपको एक तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है, साउंड के केस में भी और लाइट के केस में भी। तो लाइट के केस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उन पे क्या डॉपलर इफेक्ट की वजह से फर्क पड़ता है, ये भी हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ये इतना पोर्शन है यूनिट 4 के फर्स्ट पार्ट में। अभी भी हम लोग क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में नहीं पहुंचे हैं। तो हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, जब तक हमें ठीक से उस सिचुएशन की जानकारी नहीं होगी, तब तक फिजिक्स अच्छे से नहीं समझी जा सकती। अभी आपने देखा था कि आइडियल गैस लिखा हुआ था, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स एंड वेलोसिटी फॉर एन इन एन आइडियल गैस। ये अभी भी मेटा नहीं है, ठीक से आपको दिख रहा होगा, इन एन आइडियल गैस। तो जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोगों ने समराइज करके आइडियल गैस क्या होती है
उसको एक बार, चूँकि बुक में इन्होंने समराइज करके दिया है तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप बुक से आप स्वयं भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। According to kinetic theory, a gas is made up of a very large number of identical small particles. गैस के बारे में आप कल्पना करिए कि गैस क्या होती है। किसी भी सिस्टम के अंदर गैस क्या है, तो उसके बारे में लिख रहे हैं काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, a gas is made up of a very large number of identical small particles. सबको समझ में आ गया? Called molecules, इन्हीं को molecules कहा जाता है। These molecules move continuously in all possible directions. जो भी possible direction मिलती है वो लगातार चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। With one another, continuously in all possible direction and collide with one another. जब वो चलते फिरते हैं तो आपस में टकराते भी हैं। और यही नहीं, वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और जो बर्तन होता है जिसमें होते हैं उसकी दीवार से भी कोलाइड कर सकते हैं। तो ये सब बात बता रहे हैं। और जब कोलिजन होता है तो कोलिजन से उनकी जो डायरेक्शन जा रहे थे इधर, फिर पता चला किसी और डायरेक्शन में चल पड़े। आपको पता ही है, ब्राउनियन क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी। ये चल रहे थे, ये यहाँ से चला, यहाँ कोई मॉलिक्यूल टकरा गया, पता चला इधर हो गया, इधर हो गया, मतलब फिर और कोई रास्ते में मिला उससे टकरा गए, फिर कोई मिला और उससे टकरा गए। ठीक है ना? तो ये सब कहानी या उसकी मतलब जो घटनाक्रम है गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, उनके बारे में इमेजिनेशन के साथ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि कोई मॉलिक्यूल आंखों से देखा नहीं जा पाता है, माने मोस्टली तो हम इन अनएडेड आई से तो कभी देख ही नहीं पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो बेसिक एजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, इनको पॉइंट वाइज इसमें अच्छे से लिखा हुआ है, मानसिक रूप से हम लोग बेसिक को समझने के लिए समझें। पहला पॉइंट लिखा, ए गैस इज कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी इनविजिबल, एक एक शब्द पे ध्यान देना, इनविजिबल, परफेक्टली इलास्टिक। जो एजम्पशन है, जो थ्योरी हम जो फॉर्मूले बनाएंगे तो हम मॉलिक्यूल्स को परफेक्टली इलास्टिक मानेंगे, कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट है, पहली चीज समझ गए, इनविजिबल है, साथ में वो परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा पॉइंट लिख रहे, द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। गति संसार का नियम है, गति संसार का नियम है। हमारे फिजिक्स में भी हम लोग यही देख रहे हैं और अध्यात्म में भी सारे लोग गति की बात करते हैं। अब कहते हैं सदगति और दुर्गति, तो अब ये तो अलग बातें हैं। फिलहाल सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेट करिए आइडियल गैस के बारे में। ये आइडियल गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, हम रियल गैस की बात नहीं कर रहे। जो हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे वो आइडियल गैस के लिए करेंगे। तो आइडियल गैस के लिए हमने कहा कि पार्टिकल्स इनविजिबल है और परफेक्टली इलास्टिक है। दूसरी बात लिख रहे हैं, द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन विद वेरिंग वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटी बदलती रहती है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। द मॉलिक्यूल्स कोलाइड with other molecules and with the walls of containing vessel during their journey। इसको जर्नी मानते हैं कि भाई ये इसकी जर्नी है, चलती रहती है। It results in the change of momentum। जब कोलाइड करेंगे, कोलिजन का आपने बेसिक मैकेनिक्स के हिसाब से पता ही है कि बिफोर कोलिजन कुछ मोमेंटम होता है और आफ्टर कोलिजन कुछ मोमेंटम हो जाता है, एनर्जी वगैरह चेंज होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि पूरा कुल मिला के अगर इलास्टिक कोलिजन्स हैं तो टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो मोमेंटम है और एनर्जी बदलती है।
ठीक है, जैसे आप कहते हो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, जो m1u1 है वो बदल के m2u2 नहीं हो गया, m1v1 नहीं हो गया, उसका m2u2 था, उसका m2v2 हो गया, लेकिन टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अगर हम आइडियल गैस मान के चल रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली द गैस एक्सर्ट्स, अच्छा मोमेंटम चेंज हो गया तो हालांकि वो डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, प्रेशर का फॉर्मूला भी इसमें से इसका नहीं बुक में दिया हुआ, लेकिन हम नहीं कराएंगे, लेकिन उसका बेसिक मान लीजिए कि मोमेंटम चेंज होते हैं, प्लस एम वी माइनस माइनस प्लस 2 एम वी का मोमेंटम है, प्रेशर का फॉर्मूला ऐसे ही निकालते हो तुम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज, जैसे किसी दीवार से टकराया तो इसका मोमेंटम एम वी था, लौट के आया दूसरी डायरेक्शन में एम वी हो गया, तो दोनों का जोड़ के जो डिफरेंस है डेल्टा टी 2 एम वी हो गया। अगर बर्तन की जो दीवार है वो एल एफ आई की हम मान के चलते हैं और वी स्पीड से, मीन स्पीड से चलते हैं, तो आप टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल सकते हो, ठीक है ना। 2l/v ऐसे लिख देते हैं, डिस्टेंस 2l उसने ट्रेवल करी क्योंकि एक दीवार से दूसरी दीवार तक पहुंचने में, और y v करा। इन्हीं को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए जोड़ते हैं और हम प्रेशर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वॉल। भाई दीवार बनी हुई है तो उसका जो एरिया है वो अगर हम क्यूब कंसीडर करते हैं तो एल स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम जो फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा रो बी बार स्क्वायर करके पढ़ा है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इमेजिनेशन जो हम लोग करते रहे हैं, कभी हो सकता है इंटरमीडिएट में आपने ये प्रेशर का फॉर्मूला निकाला हो, इस बुक में भी दिया है, आप जस्ट रीड कर लीजिए। फिलहाल हम लोग आइडियल गैस के लिए जो काइनेटिक मॉडल है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या बात लिखी थी, इट रिजल्ट्स इन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, consequently the gas exerts a pressure on walls which is the rate of change of momentum per unit surface area of the walls. Are you clear? Next point है, the molecules traverse straight paths between any two collisions. मतलब एक से दूसरे कोलिजन में, फिर तीसरे भी कोलिजन में हम कर्व पाथ पे इनके मोशन को एज्यूम नहीं कर रहे हैं काइनेटिक मॉडल के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहे हैं, ठीक है, सीधी रेखा में चलते हैं। स्ट्रेट लाइंस पाथ between any two collisions, the molecular density does not vary due to collisions as the molecules do not accumulate at any space. मैंने कहने का मतलब है कि ये सब घटनाक्रम बर्तन के अंदर चलता रहता है, कोलाइड करते हैं, इधर आते हैं, उधर जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एक जगह जमा हो जाए दूसरी जगह खाली पड़ी रहे। तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इतने सारे कोलिजन्स होने के बावजूद। ये आइडियल गैस के बारे में हम काइनेटिक मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, इसका ध्यान रखें, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इनफाइनाइटली स्मॉल कंपेयर्ड टू द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय ए मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, तीसरे मॉलिक्यूल, चौथे मॉलिक्यूल आपस में टकरा के रहते हैं। तो जो मीन फ्री पाथ है, फ्री पाथ माने जो बिना टकराए वाली जगह, जो लेंथ है वो मीन फ्री पाथ हुआ, और जो कोलिजन हुआ उस टाइम को ये निग्लेजिबल मान रहा है कि ज़्यादातर वो मीन फ्री मूव करता है, लेकिन कोलिजन तो ना के बराबर टाइम में हो जाता है। कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हो, द मॉलिक्यूल्स ट्रेवर्स स्ट्रेट पाथ बिटवीन एनी टू कोलिजन्स, the size of molecules is infinitely small compared to the average distance traversed by a molecule between any two consecutive collisions. The distance between any two consecutive collisions is called the free path. माने दो collision के बीच की जो distance है इसको कहते हैं हम लोग free path. And the average distance between two, भाई कभी पास ही टकरा गए इतनी ही दूरी पे, कभी और दूर टकराए, कभी कहीं कुछ, तो मीन फ्री पाथ की यहाँ पे बात होती है काइनेटिक मॉडल में, ठीक है। फिर है द टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबली
negligible as compared with the time taken to the traverse the free path, माने जो फ्री पाथ के तुलना में टकराने वाला टाइम ना के बराबर होता है, negligibly small. नेक्स्ट पॉइंट है द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड विद द वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक. ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो मॉलिक्यूल्स को भी इलास्टिक कंसीडर किया गया है. इनके बीच जो कोलिजन्स हैं वो टोटली या परफेक्टली इलास्टिक हैं. दीवार के साथ भी इलास्टिक है. इसका मतलब है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. भाई जो इलास्टिक कोलिजन्स हैं उसमें एनर्जी का लॉस होता है और इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता. फिर द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर. आपस में एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते. ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान देने वाला है. इतने बेसिक पॉइंट्स में जाने कितने क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाए जा सकते हैं. इस चीज़ को आप लाइटली नहीं ले सकते. ये काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से आइडियल गैस की जो हाइपोथेसिस है उससे रिलेटेड बेसिक्स है, इसलिए इसको मैंने डिस्कस करना जरूरी समझा. तो the collisions between molecules and with the walls are perfectly elastic so that there is no loss of kinetic energy in the collisions. Next है the molecules exert no force on each other except when they collide and the whole of the molecular energy is kinetic. इसमें potential energy हम नहीं मान के चलेंगे. ये पॉइंट नोट करें. मोशन 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 and between its motion there are collisions that are इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स. ठीक है. जब भी कोलिजन होगा इंडिविजुअल मोमेंटम तो चेंज कोलिजन का नियम है होंगे, लेकिन टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा सबका मिला के बिफोर और आफ्टर वो कांस्टेंट रहेगा. ये ध्यान रखें. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम से संबंधित. जो आयतन घेरता है मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस में उसको निग्लेजिबली स्मॉल मान के चलते हैं. द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज निग्लेजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल कंटेनिंग द गैस. जिस बर्तन में गैस भरी हुई है उसके वॉल्यूम के सामने हम इसको मतलब जो गैस के वॉल्यूम है उसको हम निग्लेजिबल मान के चलते हैं. आपने आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ी है, PV इक्वल टू RT, है ना. इसके अलावा किसी ने करेक्शन भी किया था, कोई नाम बता पाएगा? P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस V. ये रियल गैसेस के लिए होता है. ये कौन सी इक्वेशन है? वांडर वाल इक्वेशन. इसमें V की जगह V माइनस B लिया हुआ है. इसमें मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को कंसीडर कर लिया है. जो एक्चुअल वॉल्यूम बचा उसमें से कुछ ये माइनस हुआ जो मॉलिक्यूल्स अपने आप घेर रहे हैं. ये रियल गैस के लिए. रियल का मतलब वास्तव में कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम घेरते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन आइडियल गैस में हम उसका वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते. ठीक है ना. आगे चलते हैं. द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन ए गैस इज मच लार्जर देन दैट इन ए सॉलिड और लिक्विड. माने सॉलिड के बीच में जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी होती है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आपने देखा होगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डिफरेंट व्यवस्थाओं से 7 टाइप की लैटिसेस आपने पढ़ी ना, लैटिसेस पढ़ी होंगी. तो ऐसे उनकी व्यवस्थाएं होती हैं सॉलिड के. लिक्विड में तो वो लगातार चलते फिरते रहते हैं. गैस में तो बहुत मतलब लिक्विड का मॉडल दूसरा है और गैस का मॉडल दूसरा है. तो ये कह रहे हैं कि जो एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है देन इन ए सॉलिड और लिक्विड एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर फ्री टू मूव इन द इंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम. जो उनको पूरा स्पेस मिलता है आज़ादी के साथ कहीं भी घूम फिर सकते हैं. माने आज़ाद पंछी हैं. ये पंछी हैं. क्या हैं? पक्षी हैं. और लिक्विड वाले क्या हैं? शायद हम लोग हो गए. और जो बिल्कुल गुलाम की तरह कहीं बेचारे चल फिर नहीं पाते वो सॉलिड है ना. हम लोग सॉलिड वाले नहीं हैं. हम उसी के अंदर चल फिर लेते हैं जैसे लिक्विड में नहीं मॉलिक्यूल चल फिर लेते हैं.
ऐसे हम लोग भी चल फिर लेते हैं, हवा में उड़ना चाहें तो एफर्ट करने पड़ते हैं, उड़ लेते हैं, लेकिन पक्षी ज़मीन पे भी रह सकते हैं और आसमान में भी उड़ सकते हैं। तो गैस की वही स्थिति है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो काइनेटिक मॉडल है, माने गैस की जो आइडियल गैस के बारे में जो कल्पना है, हाइपोथेसिस ही तो है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स को कैसे माने, उनका वॉल्यूम कुछ नहीं होता, नीग्लेजिबल वॉल्यूम होता है, दिखाई भी नहीं देते, परफेक्टली इलास्टिक, हमेशा चलते फिरते रहते हैं। कोलिजन होता है तो कोलिजन का टाइम ना के बराबर होता है, यही तो कहते हो। फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसकी भी बात बीच में आ गई। तो ये सब आइडियल गैस के बारे में जो लोगों ने कल्पना की थी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद हम ये डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, ये 12th लेवल का है, इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, सिलेबस में सीधे नहीं है, क्योंकि इनका यूज के बिना आगे की फिजिक्स आगे समझ में नहीं आती, इसलिए इसको जानना जरूरी होता है। ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है, ये आप अपना छोड़ना चाहें छोड़ दीजिए, आपका इंटरेस्ट है, कोई कुछ भी करना चाहे। आपने जो प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, मैं डायरेक्टली प्रेशर का फॉर्मूले की जरूर बात करूंगा, क्योंकि आइडियल गैस से आपने लिखा मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स इन एन आइडियल गैस। इस लिहाज से देखा जाए तो आइडियल गैस को जानना जरूरी है। आइडियल गैस अगर जानोगे तो आइडियल गैस की इक्वेशन भी जानोगे, बॉयल्स लॉ का भी बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, चार्ल्स लॉ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जो आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो इन्होंने बुक में क्या किया, उसका डिराइव करके भी दे दिया है ना। तो जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो आपने मतलब चूंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे किया है, तो 1/3 Nm अपॉन V बार स्क्वायर। अब आप इनके मतलब जान लीजिए। प्रेशर के बारे में तो आप जानते ही, एक्सर्ट करते हैं दीवारों पे, 1/3 भी जानते हैं, डेरिवेशन में निकल के आया होगा ये फैक्टर। m क्योंकि हमने सब एक जैसे मॉलिक्यूल्स मान रखे, तो एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो ये m है, जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो n है, v बर्तन का वॉल्यूम है, ये मीन वेलोसिटी का स्क्वायर लिखा हुआ है। v पे बार लाने का मतलब आप जानते हो, मीन या एवरेज हमेशा हम लोगों के लिखने का ढंग हमेशा रहा ही है ये, चाहे आप ये तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, मीन लिखने का तरीका यही होता है। तो v बार स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। फिर इन्होंने कहा कि Mn इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि वही मॉलिक्यूल की संख्या पता चल गई, एक का मास पता चल गया, तो जो गैस का टोटल जो मास होगा वही तो कैपिटल M होगा। तो इस तरीके से भी लिख देते हैं 1/3 M अपॉन V माने वॉल्यूम, ये छोटा सा बनाते हैं क्योंकि वेलोसिटी से संबंधित है, कंफ्यूजन हो जाएगा दो V में, V बार स्क्वायर। एक इस तरीके से लिख दिया है। अब मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी भी कहते हैं। भाई मास टोटल गैस का और उसके बाद वॉल्यूम, तो मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, तो 1/3 रो V बार। मैं आपको इसलिए ये फॉर्मूला यहां से शुरू किए हूं कि जब आपके प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड पीछे हों जो कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आइडियल गैस से संबंधित मैक्सवेल का किया हुआ काम हम स्पीड्स के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो केवल एक फॉर्मूला ये वाला आप डायरेक्टली यूज कर लेते होंगे बीएससी पार्ट 1 में, मान लिया सब कुछ है, इससे काम नहीं चलता। आप यहां से शुरू करेंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे। तो ये प्रेशर जो एक्सर्ट करती है
होता है दीवारों पे, उसका ये फॉर्मूला है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको इस ढंग से भी लिखा है, इसमें ये 3 है, इसमें क्या किया इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आगे चल के 1/3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 वो भी बात इसमें दिया। ये एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, ये मास अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम है, तो काइनेटिक एनर्जी जिसको आप E लिख सकते हो, क्योंकि होली काइनेटिक है, हम K के बजाय E लिख सकते हैं, पहले से पता है, तो इस तरीके से भी लिख देते हैं 2/3 E बार, 2/3 E। तो प्रेशर का फॉर्मूला एक ये भी आप जान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये भी होता है। तो आप डिफरेंट तरीके से आप यहाँ से जाने, इसको भी जाने, इसको भी जाने, इसको भी जाने, ठीक है। तो ये इन्होंने कंक्लूड करके लिखा है द प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। है तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमने V को 1 कर दिया, वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इन्होंने कहा कि ये जो प्रेशर होता है काइनेटिक एनर्जी का 2/3 होता है अगर यूनिट वॉल्यूम लिया जाए। तो इसको घुमा के अगर थ्योरेटिकल बिना फॉर्मूले के पूछ दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी का 2/3 प्रेशर होता है, तो कनेक्टिविटी में अगर इस एंगल से आपने नहीं सोचा है, बिना किसी फॉर्मूले के लिख दिया जाए सिर्फ स्टेटमेंट, तो आपको तुरंत आंसर करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ रहे ना? अगर आपने इस अंदाज से सोचा है तभी आप 1 सेकंड में देखते ही आंसर कर सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम के बजाय ऐसे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं और घुमा के पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। भाई कहाँ एनर्जी, कहाँ प्रेशर, और प्रेशर के साथ एनर्जी, तो तुम कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, कहाँ एनर्जी फिर एनर्जी लिखी हुई है ना। अब उसके अलावा प्रेशर से एक फॉर्मूला इन्होंने, और जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने लिखा 1/3 mn V बार, वॉल्यूम हमने यूनिट ले लिया, m n की जगह कैपिटल N लिख दिया है, क्योंकि टोटल नंबर हम ले रहे हैं तो कैपिटल N लिख दिया है। तो अगर इसको हम कहें कि प्रेशर है और दूसरी तरफ आप करते हो PV = RT कहते हो, ये तो कहते हो। अब आप देखिए कि अगर जो बेसिक फॉर्मूला था अपॉन V, उसमें V से मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल होगा? RT के बराबर। ये जो चीज लिखी है, जो V गायब करके लिखी है, ये RT के बराबर होगी। ये एक्चुअली PV हो गया। P अगर ये है NM करके जो लिखा हुआ है, और अगर इसमें V से मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो हो जाएगा, तो जो कि RT के बराबर होता है गैस इक्वेशन के हिसाब से, है या नहीं? अब देखिए इसको अगर हम इस तरीके से लिखें 1/2 mV बार स्क्वायर हम हटा दें, तो ये इधर जो है ये 3 उधर जाएगा, और 1/2 लगाया तो यहाँ भी 2 लगेगा, RT सही हुआ है, ये n यहाँ डिवाइड होंगे, n हो जाएगा। तो 1/2 mV बार स्क्वायर इक्वल टू किसके हुआ? 3/2 RT/n, यही तो आया। तो ये देखिए मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mV बार स्क्वायर। जैसा मैकेनिक्स में हम लोग बड़ी बॉडी के लिए भी 1/2 mV स्क्वायर लिखते हैं, आप समझ गए ना? तो अब देखिए ये R/n लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय n, पिछले बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसके बराबर होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K के बराबर। तो 3/2 kT, जिसको हम पिछले टर्म्स पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर के टर्म्स में, यही जो है 3/2 kT के बराबर होती है। हम लोगों ने देखिए PV/R2 बेसिक इक्वेशन था, इसमें P का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से, उसको रखा, तो उससे ये निकल के आता है।
इसलिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरीके से काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इससे निकल रहा है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। माने ये जो है सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी, यानी मॉलिक्यूल्स तेजी से भागना शुरू कर दिए होंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ गया है किसी सिस्टम का तो समझ दो मॉलिक्यूल्स तेजी में आ गए, है ना, काफी मूवमेंट उनका फास्ट हो गया। यही तो मतलब निकला फिजिकली। तो ये हुआ जाके डिस्कशन इनका। इसके अलावा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी रिगार्डेड एज ए मेजर ऑफ टेम्परेचर। इससे टेम्परेचर हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम टी निकालना चाहें तो इसको हम जो काइनेटिक एनर्जी ये वाली लिखी होगी इसको 3/2 के बजाय 1/2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली टी निकल भी आएगा। हम दूसरी तरफ एक फॉर्मूला ये भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से कि अगर हम ये मास तो कांस्टेंट ही होता है, जो अगर मॉलिक्यूल गैस अगर हम बदल नहीं रहे हैं तो ये n दिया हुआ है, ये r/n कांस्टेंट ही है, तो v बार स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t है कि नहीं है। तो इससे आप जब प्रोपोर्शनलिटी होती है तो v1 बार स्क्वायर अपॉन v2 बार स्क्वायर इक्वल टू t1 अपॉन t2। ध्यान रहे कि एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कंसीडर किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें बेस में प्रॉब्लम्स हो सकती है भाई। इसमें चार चीजें हैं, v1 बार कर लेते हैं, v2 कर लेते हैं, t1 t2 कर सकते हैं। तो अगर तीन चीजें गिवन है t2 निकाल सकते हो। ये हालांकि फॉर्मूलेशन नहीं दिया है, लेकिन इसी से आगे ये बॉयल्स लॉ की बात जरूर कर रहे हैं कि जो पीवी निकला है, ये पीवी निकला है, ये किसके बराबर निकला है, इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर 1/3 v बार स्क्वायर, यही तो निकला है। और दूसरी तरफ हाफ एम वी बार स्क्वायर इक्वल टू जो है अल्फा टी निकला है। कहने का मतलब है पीवी इक्वल टू, इसको आप अपने आप कर लीजिए बॉयल्स लॉ, अननेसेसरी हम क्या डिस्कस करें, तुम्हारे लेवल पे आ गया है, ये आपके लेवल पे है। ऐसे ही इन्होंने आगे चार्ल्स लॉ डिस्कस किया है, v प्रोपोर्शनल टू t करा है, यू डू योरसेल्फ। कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमने इस लेवल से आपको हल्का बनाने के लिए, समझ में आने के लिए जो फिजिक्स की पीछे थी उसको डिस्कस करना ज़्यादा जरूरी समझा। इसको आप अपने आप कर सकते हो, है ना। इसके बाद गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT को भी इन्होंने PV इक्वल टू 1/3 उसके सामने निकाल के रख दिए है। एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, इसको क्या मुझे डिस्कस करना है कि आप कर सकते हो। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, हम समरी के रूप में एक बार पढ़ देते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको आप STP कहते हो या NTP कहते हो। ये कह रहे हैं कि सारी गैसेस के वॉल्यूम इक्वल होते हैं, उसका इसमें n1 इक्वल टू n2 इसी गैस वाली इक्वेशन से डिस्कस करके दिखाए हैं। इसको आप अपने आप कर सकते हो। कुछ फॉर्मूलेशन है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब दो अगल बगल होती हैं, बीच में अगर ऐसा कोई माध्यम है, ऐसे तो नहीं लगता कि ये आर पार जा सकती हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में से अंदर घुस के कुछ, जिसको आप सुरंग टाइप समझ लो, उसको डिफ्यूजन कहते हैं, जबरदस्ती ठुसना। तो ये जो डिफ्यूजन का जो लॉ है, जिसको हिंदी में विसरण भी कहते हैं, यही तो कहते हैं, ठीक है, कि इससे उसमें बिना दिखाई दिए चोरी छुपे घुस जाना, यही डिफ्यूजन है, यही विसरण है। तो जो v1 और v2 इक्वल टू जो डेंसिटी पे डिपेंडेंस है, उल्टा चलता है, √ρ2 अपॉन ρ1। इसके अलावा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इसमें दिया हुआ है। इसके बाद कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, अनसॉल्व हैं, दूसरी बुक्स में भी देखिए, इनको आपको करना है। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनको हमें करना है। मुझे लगता है यहीं पे ख़त्म किया जाए और सीधे से अब नेक्स्ट टर्म पे जब हम लोग आएंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज़ करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।